सोचिए क्या होगा अगर आप बोट पे बीच समंदर में हैं और समंदर का सारा पानी गायब हो जाए और रह जाए तो समंदर की खाली और वीरान जमीन। आखिर इस समुद्र का इतना सारा पानी गया तो गया कहाँ? क्या ये कभी वापस आ पाएगा या फिर नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जहाँ पे जमीन थी वहीं पे अब समुद्र चला गया हो? अगर ऐसा हुआ तो पूरी मानव जाति का ही विनाश पक्का है। सोचिए ये बातें कितनी ज्यादा डरा देती है। आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ 2024 में रिलीज हुई साइंस फाइव एडवेंचर मूवी जिसका नाम है सरवाइव। मूवी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मूवी की शुरुआत में हम इस फैमिली को देखते हैं जो अपने बेटे बेन का बर्थडे मनाने के लिए बीच समुद्र में इस बोट पे आए होते हैं। फिलहाल तो इस समुद्र में सब कुछ नॉर्मल चल रहा होता है, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई अनहोनी होने वाली है। तभी बेन की मॉम जूलिया समुद्र में स्विमिंग करने के लिए जंप करती है। वहीं बेन के फादर टॉम अपने बेटे बेन के साथ फिशिंग कर रहे होते हैं। वहीं जूलिया और टॉम की बेटी कैसी हेडफोन्स लगाकर सनलाइट एंजॉय कर रही होती है। इन तीनों को ही पता नहीं होता है कि जूलिया स्विमिंग करने के लिए समुद्र में गई है। वहीं जूलिया जब स्विमिंग कर रही होती है तो उसे महसूस होता है कि उसके चारों तरफ कोई चक्कर लगा रहा हो, बट वो चेक करती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता। तभी अचानक से उसे कोई समुद्र में पीछे की तरफ खींचने लगता है और जूलिया डूबने लगती है। वहीं दूसरी तरफ बोट पे लगा कंपास भी अनयूजुअल बिहेव करने लगते हैं। इधर जूलिया जब डूबने लगती है तो वो हेल्प के लिए टॉम, बेन और कैसी को आवाज देती है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज को नहीं सुन पा रहा था क्योंकि वो बोट से काफी दूर आ गई थी। तभी टॉम को जूलिया की आवाज आ जाती है और वो उसे डूबता हुआ देख लेता है और उसे बचाने के लिए समुद्र में जंप कर देता है। और वो कैसी को समझा देता है कि बोट को स्टार्ट करके जूलिया के पास लेके आए और कैसी बोट को स्टार्ट करके टॉम और जूलिया के पास लेके जाती है। वहीं टॉम जूलिया को बचाकर सेफली उसे बोट पे ले आता है। अब टॉम सबको समझाता है कि कोई भी पानी में बिना बताए नहीं जाएगा, जिसे भी जाना होगा वो सबको इन्फॉर्म करके जाएगा, जिसके बाद सभी उसकी बात पर एग्री करते हैं। और अब इस तरह से रात हो जाती है और सभी बेन का बर्थडे सेलिब्रेट करने लगते हैं। तभी कैसी के बॉयफ्रेंड का वीडियो कॉल आ जाता है और वो उससे बात करने लगती है, लेकिन तभी कैसी नोटिस करती है कि शहर में कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, जिसे देखकर वो थोड़ी डर जाती है। लेकिन तभी इनके बोट के नीचे कुछ टक्कर लगने की आवाजें आती है, जिसे देखने के लिए ये लोग बाहर निकलते हैं। तभी ये लोग देखते हैं कि इनके बोट के आसपास से बहुत सारे व्हेल और शार्क्स गुजर रही हैं। वो लोग तभी ऐसा करती हैं जब कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला होता है। अब इन सब की वजह से ये सभी काफी डर जाते हैं क्योंकि ये लोग बीच समुद्र में होते हैं, शहर से काफी दूर। अब टॉम भी थोड़ा घबरा जाता है क्योंकि बोट स्टार्ट नहीं हो रही थी टक्कर लगने की वजह से। वो उस खराबी को चेक करने के लिए पानी में जंप कर देता है। अब वो नीचे जाकर बोट चेक करता है तो उसमें बहुत बड़ी डेंट आ चुकी थी, शायद ये किसी शार्क के टक्कर की वजह से ही हुई थी। टॉम इस खराबी को ठीक नहीं कर पाता, उल्टा इसे ठीक करने के चक्कर में उसके शोल्डर पे बहुत बड़ी चोट लग जाती है। तभी जूलिया उसके कट पे स्टिचेस लगाती है क्योंकि वो एक डॉक्टर होती है। अब टॉम सबको बताता है कि शार्क के टक्कर की वजह से बोट में कोई खराबी आ चुकी है, इसलिए वो बोट को आगे नहीं ले जा सकते, इसलिए अब उन्हें किसी को हेल्प के लिए बुलाना पड़ेगा। लेकिन अब प्रॉब्लम इससे भी बड़ी होने वाली थी क्योंकि इस जगह पे इन्हें नेटवर्क भी नहीं मिल रहा था और ये किसी को हेल्प के लिए भी नहीं बुला पा रहे थे। सारे कम्युनिकेशंस ने काम करना बंद कर दिया था। इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आगे ये क्या करे क्योंकि इनके पास सिर्फ 4 दिन का ही खाना और पानी था। लेकिन टॉम को विश्वास था कि जल्द ही कोई न कोई इनकी हेल्प के लिए आ ही जाएगा क्योंकि ये लोग एक शिपिंग रूट पे थे जहाँ से कई बोट्स और शिप्स गुजरा करती हैं। तभी इन्हें बाहर किसी धमाके की आवाज आती है। जब ये लोग बाहर निकलकर देखते हैं तो बहुत बड़ा मीटेओराइट इन्हीं की तरफ आ रहा होता है। ये लोग काफी घबरा जाते हैं क्योंकि अगर ये लोग यहाँ से जल्दी नहीं निकले तो ये मीटेओराइट उनकी बोट से टकरा जाएगा और ये सभी मारे जाएंगे। टॉम जानता था कि बोट स्टार्ट नहीं होगी, फिर भी वो बोट को स्टार्ट करने की कोशिश करता है और इस चक्कर में इंजन में और भी ज्यादा खराबी आ जाती है। मीटेओराइट्स लगातार समुद्र में गिर रहे थे, इसलिए इनके पास कोई रास्ता नहीं बचता और ये लोग बोट के निचले हिस्से में चले जाते हैं और लाइफ जैकेट पहन लेते हैं। तभी बोट में टर्बुलेंस आ जाती है और बाहर काफी तेज आवाजें आती है, जिसकी वजह से इन चारों की तबीयत खराब हो जाती है और चारों ही बेहोश हो जाते हैं। अब सुबह जब इन चारों की नींद खुलती है तो इन्हें विश्वास ही नहीं होता कि ये चारों अभी भी जिंदा हैं। अब टॉम दिखता है कि उसके बोट पे बहुत बड़ी छेद हो चुकी है, लेकिन आश्चर्य की बात थी कि उसमें से अंदर पानी नहीं आ रहा था। इसलिए अब ये सभी बोट के अंदर से बाहर निकलते हैं, लेकिन बाहर का नजारा देखते ही इनके तो होश ही उड़ जाते हैं। इनके बोट पे मछलियाँ पड़ी थी और समुद्र का सारा पानी कहीं गायब हो चुका था। समुद्र में सिर्फ चट्टान और रेत ही बची हुई थी। ये जगह पूरी की पूरी बदल चुकी थी। कल रात तक जहाँ पे पानी था आज उस जगह पे रेगिस्तानी बंजर जमीन और सिर्फ चट्टानें ही बची थी। टॉम जब अपना कंपास निकालकर डायरेक्शन चेक करता है तो वो शॉक्ड हो जाता है बिकॉज जहाँ पे नॉर्थ पोल था वो साउथ पोल बन चुका था और जो साउथ पोल था वो नॉर्थ पोल में बदल चुका था। जिसके बाद टॉम को समझते देर नहीं लगती कि आखिर ये सारा पानी गया कहाँ। दरअसल ये सारा पानी शहर की तरफ चला गया है, जिसकी वजह से शहर के सारे लोग सुनामी की वजह से मारे जा चुके होंगे। टॉम अब बचने की
सारी उम्मीदें छोड़ चुका था। उसे समझ में नहीं आता कि वो जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि शहर अब शहर नहीं रहा था, वो समुद्र बन चुका था। इधर टॉम जब कैसी को ये सारी बातें बताता है कि समुद्र अब शहर में जा चुका है और शहर के सारे लोग मारे जा चुके होंगे, तो वो टूट जाती है और कैबिन में जाकर रोने लगती है, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड भी शहर में था और वो भी अब मारा जा चुका होगा। अब जूलिया सारा खाना इकट्ठा करके एक जगह रखती है। वहीं बेन अपने बर्थडे के सारे बैलून हवा में लहराता है ताकि उन्हें देखकर कोई उन्हें रेस्क्यू करने आ जाए। टॉम भी लगातार रेडियो पे किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है ताकि कोई उनकी हेल्प करने के लिए आ जाए। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका रेडियो कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन उसे रिस्पांस मिल जाता है। दूसरी तरफ से एक कैप्टन की आवाज आती है। वो एक सबमरीन का कैप्टन था और समुद्र में अपने 2 साथियों के साथ एक इन्वेस्टिगेशन के लिए आया था। उसे भी जानकारी थी कि कुछ अनहोनी होने वाली है, लेकिन इतनी जल्दी होगी वो उसे नहीं पता था। अब आगे वो बताता है कि जो मैग्नेटिक पोल्स चेंज हुए हैं वो 1 हफ्ते में वापस अपनी जगह पे आ जाएंगे, यानी कि समुद्र भी 1 हफ्ते में वापस अपनी जगह पे आ जाएगा। और इस बार जब वो वापस आएगा तो उसकी फोर्स इतनी ज्यादा होगी कि कोई भी जीव सरवाइव नहीं कर पाएगा। इसलिए आप जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी किसी ऊंची जगह पे चले जाओ। जूलिया दोनों बच्चों को वहाँ से पैकिंग करने के लिए भेज देती है ताकि वो उनकी बातें सुनकर डर न जाएं। टॉम कहता है कि क्या आप हमें सबमरीन में 4 लोगों की रहने की जगह दे सकते हो, जिसपे कैप्टन कहता है नहीं, मेरे सबमरीन में सिर्फ 3 ही लोगों की जगह है। अब मेरा 2 साथी मारा जा चुका है, इसलिए सिर्फ 2 लोग ही यहाँ पे आ सकते हैं। जिसपे टॉम उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज आप मेरे बच्चों को कम से कम वहाँ पे रख लो ताकि वो सेफ हो जाए। कैप्टन थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन फिर भी बच्चों की बात होती है इसलिए वो मान जाता है और टॉम को अपनी लोकेशन बता देता है। अब टॉम उसका धन्यवाद करता है और उसके बताए लोकेशन को मैप पे मार्क कर लेता है। टॉम अपने बच्चों को ये बात नहीं बताता कि वे उन दोनों को सबमरीन में छोड़कर चले जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले इन दोनों को अपने बच्चों की सेफ्टी थी, क्योंकि उसके बाद जो भी होगा ये दोनों देख लेंगे। खैर अब ये सभी खाने पीने का सामान पैक करते हैं और यहाँ से निकलने की तैयारी करते हैं। अब टॉम बोट पे खड़ा होता है तो वो देखता है कि एक आदमी अपने डॉग के साथ उसी की तरफ आ रहा है। टॉम उसे देखकर खुश हो जाता है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि इस जगह पे कोई इंसान अभी भी जिंदा है। टॉम उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं बोलता। जिसके बाद टॉम उसे पानी पीने को देता है और वो पानी पी लेता है, लेकिन पानी पीने के बाद वो उसी बोतल से टॉम पे हमला कर देता है। जूलिया ये सब देख लेती है। किलर के पास एक चाकू होता है जिससे वो टॉम पे हमला करके उसे मार देता है। ये सब इतनी जल्दी होता है कि टॉम खुद को बचा भी नहीं पाता। अब वो जूलिया को मारने के लिए उसकी तरफ भागता है, लेकिन जूलिया जल्दी से बोट पे चढ़ के दरवाजा बंद कर लेती है। उसके बाद वो अपने दोनों बच्चों को बोट में बने बॉक्सेस के अंदर छिपा देती है। अब वो कैसी को एक फ्लेयर गन देती है और उससे कहती है कि जब इसकी जरूरत पड़े तब इसका इस्तेमाल करना। किलर बोट पे चढ़ जाता है और दरवाजे को खोल लेता है, क्योंकि दरवाजा ऑलरेडी पहले से डैमेज था। जूलिया कैबिन के वॉशरूम में जाकर खुद को लॉक करती है और अपने चोट पे पहले पट्टी लगाती है। दोनों बच्चे भी काफी डरे हुए थे। वो उन बॉक्सेस से किलर को देख पा रहे थे। इधर किलर जूलिया को ढूंढ रहा होता है, तभी उसे खाना मिल जाता है और वो बैठकर खाने लगता है। खाना खाते खाते वो नीचे कैबिन में चला जाता है जहाँ पे जूलिया छिपी होती है, लेकिन जैसे ही वो वॉशरूम का दरवाजा खोलता है जूलिया वहाँ होती ही नहीं है, क्योंकि वो उस बोट में बने छेद से निकलकर बाहर जा चुकी थी। अब जूलिया धीरे धीरे आगे बढ़ रही होती है, तभी उस किलर का डॉग उसे देख लेता है और उस पे भौंकने लगता है और उस पे हमला कर देता है। जूलिया खुद को बचाने के लिए चाकू से उस डॉग को मार डालती है। अब किलर अपने डॉग की आवाज सुनकर बाहर दिखता है तो वो उसे मरा हुआ पाता है। वो समझ जाता है कि जूलिया बाहर है और उसी ने उसे मारा है। वो जूलिया को पकड़ने के लिए बोट से नीचे उतर जाता है, जिसके बाद जूलिया मौका पाकर बोट पे चढ़ जाती है और टूटे हुए शीशे को अपना रास्ता बनाकर वापस बोट के अंदर चली जाती है। लेकिन तभी वो किलर वहाँ पे आ जाता है और वो जूलिया पे हमला कर देता है, जिसके बाद वो जूलिया को खूब मारता है। जूलिया खुद को बचाने में असमर्थ होती है। उसके बाद वो उसका गला दबाने लगता है। जूलिया बस मरने ही वाली होती है। इधर कैसी ये सब देखकर इतना डर चुकी थी कि वो फ्रीज हो गई थी। उसे पता ही नहीं था कि उसके हाथ में एक फ्लेयर गन है। जूलिया उसे फ्लेयर गन चलाने का इशारा करती है, जिसके बाद वो थोड़ा हिम्मत करती है और फ्लेयर गन उस किलर के ऊपर चला देती है। इस हमले से किलर मरता तो नहीं है, लेकिन वो घायल हो जाता है और बोट में भी आग लग जाती है। अब वो अपने दोनों बच्चों को बाहर निकालती है और मैप लेने के लिए जाती है, लेकिन वो किलर उसे पकड़ लेता है। लेकिन इस बार जूलिया उसे लात मारकर वहाँ से भाग जाती है। बाहर निकलने पर दोनों बच्चे जब अपने पिता को इस हालत में मरा हुआ देखते हैं तो वो रोने लगते हैं। जूलिया भी अपने पति को खोने के गम में टूट चुकी थी, लेकिन उसे अपने दोनों बच्चों को भी संभालना था। बेन खुद को दोष देने लगता है कि अगर उसने वो बलून लगाया ही नहीं होता तो शायद वो किलर यहाँ पे आता ही नहीं और उसके पिता जिंदा होते। जूलिया अपने पति से लिपटकर रो ही रही होती है कि तभी वो देखती है कि वो किलर जलते हुए बोट से बाहर निकल आया है। जूलिया जल्दी से अपने दोनों बच्चों को उठाती है और वहाँ से भागने लगती है। जब भागते भागते ये लोग थक जाते हैं तो पथरीली चट्टानों के बीच जाकर बैठ जाते हैं। जूलिया आगे के रास्ते के लिए मैप देखने लगती है और कैसी पानी पीने लगती है। बेन अभी भी इन सब के लिए खुद को ही दोष दे रहा होता है। तभी जूलिया उसे समझाती है कि इन सब में तुम्हारी गलती
चलती नहीं है। कैसी उसे पानी पीने के लिए देती है लेकिन वो पानी भी नहीं पीता। अब जूलिया दोनों बच्चों को लेकर आगे बढ़ने लगती है। तभी वो देखती है कि किलर अभी भी उनके पीछे ही आ रहा है। जूलिया अपने दोनों बच्चों को नहीं खो सकती थी, इसलिए वो जितनी तेजी से हो सके उतनी तेजी से अपने दोनों बच्चों को लेकर भागने लगती है। लेकिन जब भी वो पीछे देखती थी किलर उनके पीछे ही होता था। भागते भागते वो एक जगह पे आती है जहाँ पे समुद्र का थोड़ा सा बचा हुआ पानी होता है। उसमें कंटेनर्स गिरे होते हैं जिसकी वजह से वो पानी जहरीला हो चुका था। अब जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो किलर वहाँ पे नहीं होता, लेकिन वहाँ पे समुद्री कचरा होता है जो इंसानों ने फैलाया था। भागते भागते बेन की तबीयत खराब होने लगती है, इसलिए जूलिया वहीं पे बैठ जाती है और उसे पानी पीने को देती है। लेकिन वो देखती है कि बोतल का ढक्कन खुला है जिसकी वजह से उसमें बस थोड़ा ही पानी बचा हुआ था, सारा पानी गिर गया था। क्योंकि जब कैसी ने पानी पिया था तो उसने ढक्कन खुला छोड़ दिया, इस वजह से पानी गिर गया। जूलिया इसके लिए जब कैसी को डांटती है तो वो उल्टा इसका फ्रस्ट्रेशन अपनी माँ पे ही निकालती है और कहती है कि अब हम जिंदा नहीं बचेंगे, हम सभी मारे जाएंगे। जिसपे उसकी माँ कहती है कि चुप रहो, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही करो, मैं तुम दोनों को कुछ नहीं होने दूंगी। अभी आगे बढ़ते हैं तो इन्हें एक प्लेन दिखता है। शायद कल रात के एस्ट्रॉइड के टक्कर की वजह से ये क्रैश हो गया होगा और इस समुद्र में आके गिर गया। अब रात भी होने वाली थी, इसलिए ये तीनों ही रात बिताने के लिए इसी प्लेन में पनाह ले लेते हैं। जूलिया बैग से फैमिली फोटो निकालती है जो कल रात ही उसने बेन के बर्थडे पे लिया था। वो टॉम की तस्वीर देखकर इमोशनल हो जाती है। अब ये लोग जल्दी से सो जाते हैं क्योंकि सुबह इतना चलने की वजह से ये सभी थक चुके थे। इधर कैसी की नींद खुल जाती है और वो टॉयलेट जाने के लिए प्लेन से नीचे उतर जाती है। तभी वो किलर वहाँ पे पहुँच जाता है। कैसी इस बात से अनजान थी कि किलर उसी की तरफ बढ़ रहा है। अब वो जैसे ही उस पे हमला करने वाला होता है कि तभी वहाँ पे जूलिया आ जाती है और वो किलर के ऊपर ही हमला कर देती है। जूलिया उसे बिल्कुल भी संभलने का मौका नहीं देती और लगातार चाकू से उस पे हमला करते रहती है और तब तक हमला करती है जब तक उसे तसल्ली नहीं हो जाता कि वो मारा जा चुका है। सुबह जब ये लोग प्लेन से बाहर आते हैं तो किलर की हालत देखकर डर जाते हैं क्योंकि जूलिया ने तो बस उस पे चाकू से ही हमला किया था, लेकिन उसकी हालत काफी बदतर थी, जैसे उसे किसी जानवर ने नोच खाया हो। यानी कि इस समुद्री जमीन पे खतरनाक क्रिएचर्स भी घूम रहे हैं जो इस किलर से भी बेहद खतरनाक है। खैर अब ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं और जूलिया मैप पे रास्ता दिखती है। इधर बेन चलते चलते एग्जॉस्ट हो चुका था और उसे प्यास भी लगी थी। तभी उसे चट्टानों पे समुद्र का पड़ा हुआ पानी दिखता है। वो दौड़ कर जाता है और उसे पीने लगता है। जूलिया उसे ये खारा और गंदा पानी पीते हुए देख लेती है और दौड़ कर जाती है उसे रोकने के लिए। वो उसका सर पकड़कर बाहर निकालती है, लेकिन तब तक उसने काफी पानी पी लिया था जिस वजह से उसकी तबीयत खराब होने लगती है। जिसके बाद जूलिया और कैसी वहाँ पड़ी कुर्सियों से एक शेल्टर तैयार करती है और बेन को लिटा देती है। जूलिया एक इंजेक्शन निकालकर बेन को लगाती है जिससे वो थोड़ा बेटर फील करता है। अभी इन्हें आराम करते हुए थोड़ी ही देर हुआ था कि जूलिया को कुछ आवाजें आती है जैसे कि कोई चीज उसकी तरफ आता है। वो चेक करने के लिए बाहर निकलती है तो हैरान हो जाती है। लाखों की तादाद में समुद्री केकड़े उन्हीं की तरफ आ रहे होते हैं। जूलिया अपने दोनों बच्चों को जल्दी से उठाती है और वहाँ से भागने लगती है। भागते भागते उन्हें एक बहुत बड़ी शिप दिखती है जो टूटी हुई थी। साथ में बहुत सारे कंटेनर्स भी दिखते हैं। वहाँ उन्हें कुछ लोग भी मिलते हैं। वहाँ पे काफी सारा पानी था जो ये लोग इकट्ठा कर रहे होते हैं। जूलिया इनसे मदद मांगती है लेकिन ये लोग मदद नहीं करते, उल्टा ये लोग कंटेनर में जाके खुद को लॉक कर लेते हैं। उन लोगों को केकड़ों के बारे में पता था पर फिर भी उन्होंने इन तीनों की मदद नहीं की। जूलिया के पास कोई रास्ता नहीं बचता। वो जल्दी से अपने दोनों बच्चों को कंटेनर्स पे चढ़ाती है और लास्ट में खुद चढ़ने लगती है। लेकिन इस दौरान वो जूलिया के पैर पे काटकर उसे जख्मी कर देते हैं। जैसे तैसे वो ऊपर चढ़ती है और अपने चोट पे पट्टी बांधती है, लेकिन खून ज्यादा बहने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। इधर ये केकड़े कंटेनर्स को काटकर अंदर घुस जाते हैं और वहाँ पे जितने भी लोग थे उन सबको मार डालते हैं। हालांकि इन सभी के पास बंदूकें भी होती है, लेकिन केकड़ों की तादाद इतनी ज्यादा होती है कि वो उनका सामना नहीं कर पाते और केकड़े उन्हें मार डालते हैं। अब सुबह जब जूलिया की नींद खुलती है तो वहाँ अपने दोनों बच्चों को ना पाकर परेशान हो जाती है। वो उन्हें ढूंढने के लिए कंटेनर से नीचे उतरती है तो देखती है यहाँ पे भयंकर रेतीला तूफान आया हुआ है। तभी वो कैसी को अपनी तरफ आते हुए देख लेती है क्योंकि वो खाना ढूंढने के लिए निकली थी। वो अपने दोनों बच्चों को सुरक्षित देखकर काफी खुश होती है। अब ये लोग अपनी सेफ्टी के लिए गन्स उठा लेते हैं और वहाँ पड़े बोतल से जी भरकर पानी पीते हैं। अब जूलिया उन केकड़ों के काटे हुए जख्म को आग से जलाती है ताकि इन्फेक्शन ना फैले। अब ये लोग जरूरी सामान इकट्ठा करते हैं और जूलिया वॉकमैन से सबमरीन कैप्टन को कांटेक्ट करती है। कैप्टन उससे कहता है कि मुझ पर भी उन्हीं सी क्रिएचर्स ने हमला किया है क्योंकि समुद्र का पानी अचानक जाने की वजह से उनमें ऑक्सीजन की कमी आ गई है जिस वजह से वो एग्रेसिव हो गए हैं। इसलिए अब मैं तुम्हारी ज्यादा मदद नहीं कर पाऊंगा। तुम्हें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सबमरीन तक आना होगा क्योंकि समुद्र का पानी वापस आ रहा है। जैसा हमने सोचा था कि ये लेट आएगा वैसा नहीं होगा। अब ये कुछ ही घंटों में समुद्र अपनी जगह पे होगा। लेकिन जूलिया कहती है कि मैं सबमरीन तक कैसे आऊँ क्योंकि मुझे आगे का रास्ता नहीं पता। भागदौड़ की वजह से वो मैप कहीं गिर चुका है। अब कैप्टन रास्ता दिखाने के लिए फ्लेयर गन फायर करता है जिससे ये लोग देख लेते हैं और उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने पे उन्हें एक और बड़ी चुनौती मिलती है।
दरअसल जिस रास्ते पे उन्हें आगे बढ़ना था उन्हें उसी रास्ते पे बहुत बड़ी और ऊंची चट्टान मिलती है जो उन्हें दूसरी तरफ जाने से रोक रही थी। इधर कैसी ने जूलिया को कैप्टन से बात करते हुए सुन लिया था जिसमें वो बोल रही थी कि उन्हें सिर्फ अपने बच्चों को बचाना है। कैसी अपनी माँ से बहस करती है कि वो उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, जिसपे जूलिया इस बात को टालते हुए कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आगे बढ़ो। जैसे जैसे ये लोग आगे बढ़ते हैं ये चट्टान और ज्यादा खतरनाक और संकरी होती जाती है। तभी अचानक से ऊपर से पत्थर गिरने लगता है जिसकी वजह से जूलिया और उसके दोनों बच्चे अलग अलग हो जाते हैं। जूलिया पत्थरों के बीच फंस चुकी थी और उसका वहाँ से निकलना इम्पॉसिबल था। जूलिया कैसी से कहती है कि अपने भाई को लेकर जल्दी से सबमरीन की तरफ बढ़ो क्योंकि समुद्र अब आने ही वाला है और मैं नहीं चाहती कि तुम दोनों को कुछ हो। कैसी अपनी माँ को छोड़कर जाना नहीं चाहती थी लेकिन वो मजबूर थी, इस वजह से उसे जाना पड़ता है। अब ये दोनों सबमरीन के पास पहुँचते हैं तो उन्हें वहाँ पे कोई भी नहीं मिलता, जिसके बाद ये लोग जोर जोर से सबमरीन का दरवाजा खटखटाते हैं। तभी पीछे से कैप्टन बाहर आता है। वो कहता है कि अब मैं मरने वाला हूँ और सबमरीन में 3 लोगों की बैठने की जगह है। ये सुनते ही कैसी दौड़कर अपनी माँ को बचाने के लिए जाती है। इधर केकड़े जूलिया की तरफ ही बढ़ रहे होते हैं। जूलिया उनसे बचने के लिए गन से उन पे हमला करती है लेकिन कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था क्योंकि उनकी तादाद काफी थी। तभी कैसी वहाँ पे आ जाती है और वो किसी तरह से चट्टानों पे चढ़कर ऊपर आने के लिए अपनी माँ को हाथ देती है। जूलिया जल्दी से कैसी का हाथ पकड़कर वहाँ से बाहर आ जाती है और दोनों सबमरीन की तरफ भागने लगती हैं। केकड़े भी इनके पीछे ही आ रहे होते हैं लेकिन ये लोग जल्दी से सबमरीन के अंदर जाकर खुद को लॉक कर लेते हैं। लेकिन केकड़े अभी भी सबमरीन पे हमला कर रहे होते हैं। तभी ये सबमरीन की खिड़की से बाहर का नजारा देखकर दंग रह जाते हैं। समुद्र की विशाल ऊंची लहरें इन्हीं की तरफ बढ़ रही होती है। ये इतनी भयानक थी कि सबमरीन के अंदर बैठने पर इनकी तबीयत खराब होने लगती है और ये तीनों ही बेहोश हो जाते हैं। अब जब उन्हें होश आता है तो वो देखते हैं कि उनकी सबमरीन पानी में नहीं है बल्कि लहरें उन्हें बहाकर किनारे की तरफ ले आई है। जब ये सबमरीन से बाहर निकलते हैं तो सामने का नजारा देखकर इनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दरअसल ये कोई किनारा नहीं बल्कि एक शहर था जो पूरी तरह से समुद्र की वजह से तबाह हो चुका था। वहाँ एक भी इंसान अब जिंदा नहीं बचा था। अब बस ये सीन दिखाते हुए ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। गाइस, आपको ये मूवी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।